कमाल की बात है, कोई अगर 52 सीट से 99 सीटों पर चला आया लेकिन बहुमत से 172 सीट दूर है और उसका गठबंधन पूरा का पूरा मिलकर भी अकेली सबसे बड़ी पार्टी से कम है, तो भी उसको मोरल विक्ट्री और जीता हुआ जैसा बताया जा रहा है। और जो पार्टी पिछले 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी और तीसरी बार भी अपने गठबंधन के साथ सत्ता में वापसी करी है, जो पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है और कुछ सीटों से बहुमत से दूर रह गई है, उसको हारा हुआ बताया जा रहा है। आयरनी अगर कहीं होगी तो वो ज़रूर सुसाइड कर लेगी। लेकिन फिर वही बात है, भारतीय राजनीतिक विमर्श की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और उसको बोलते चले जाओ, स्टैब्लिश हो जाता है। आज इसी आयरनी पे हम लोग बात करेंगे, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ सीट दूर रह गई और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत आराम से प्राप्त कर रहा है और ये निश्चित हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा ही कम रहेगी, तभी से लगभग ये प्रचारित करना शुरू कर दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी तो अब गठबंधन की राजनीति में फंस गए हैं, गठबंधन की राजनीति उन्होंने कभी की नहीं है, क्या वो सरकार चला पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और बहुत तरह की इस तरह की बातें चालू कर दी गई। भारत की जनसंख्या तो 140 करोड़ है, तो लगभग 140 करोड़ लोग हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बातें करने से किसी को कोई रोक भी नहीं सकता। आज 24 जून है, कल 25 जून है जब देश में आपातकाल लगा था और वो आपातकाल की स्थिति आज है नहीं, इसलिए कोई भी कुछ भी बात कर सकता है। बहरहाल इलेक्शन रिजल्ट के बाद लगातार ये बातें हो रही थी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का एटीट्यूड चेंज होगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी बहुमत में नहीं होने की वजह से उनकी कार्यशैली चेंज होगी, क्या ब्रांड मोदी पर इफेक्ट हुआ है, क्या प्रधानमंत्री मोदी कमज़ोर हुए हैं और क्या पूरी की पूरी जो सरकार अब चलेगी 2029 तक वो उस तरह की सरकार नहीं चल पाएगी जैसे 2014 से लेके 2024 तक चली है। अब इसके ऊपर जब विमर्श हो रहा है तो भारतीय राजनीतिक विमर्श इतना खोखला और इतना अस्तरहीन है कि इसमें लोग विमर्श से ज़्यादा अपने पॉइंट सेट करने में, किसी का पॉइंट सिर्फ ये है कि उसको राजनीतिक फ़ायदा चाहिए तो उसके लिए, और किसी का पॉइंट ये है कि सिर्फ उसको टीआरपी चाहिए तो वो टीआरपी के लिए अपनी कहानियां गढ़ते चला जा रहा है। आखिर 2024 के रिजल्ट के बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्या ऐसा चेंज देखा जिसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी का एटीट्यूड कुछ चेंज होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 बार के चुनाव के रिजल्ट की तरह और बहुत सारे विधानसभा चुनावों के रिजल्ट की तरह इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद शाम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक सभा की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसी तरह की बातें की जिस तरह वो पिछली 2 बार से लगातार बात कर रहे हैं। अपनी जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को, अपने पार्टी के समर्पित वोटर्स को उन्होंने धन्यवाद कहा। उन्होंने एनडीए की जीत के लिए सब लोगों से बात की, एनडीए के जीत के ऊपर चर्चा की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अपनी पार्टी की जीत पर चर्चा की, उड़ीसा में अपने पार्टी की जीत पर चर्चा की, आंध्र प्रदेश में एनडीए की जीत पर चर्चा की जिसमें आंध्र प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी भी सरकार का एक अंग है। तो उन्होंने इस तरह की जब बात की, एनडीए की बात की, तो इसी को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और अपने आप को संतुष्ट बताने लगे कि अब वो एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए तो पहले से भी था और एनडीए उसी तरह चल रहा था। एनडीए का जो गठबंधन है वो आज का तो है नहीं और वो एनडीए का गठबंधन उसी तरह चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने एनडीए की सरकार की बात की, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ दूर रह गई है, तो इसलिए उन्होंने एनडीए की बात की। इसमें क्या लोगों का सेटिस्फेक्शन था, क्या ऑर्गेज्म था, भगवान जाने, लेकिन लोग इस तरह खुश हो रहे हैं। आयरनी की जो हम लोग बात कर रहे थे, आयरनी ये है कि वो लोग भी जो पूरा का पूरा गठबंधन बना के अकेली भारतीय जनता पार्टी से पीछे हैं, वो भी इसके ऊपर सेटिस्फाइड हो रहे थे कि ये एनडीए की सरकार आ रही है और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और ब्ला ब्ला ब्ला। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में अपना मेंटेन किया, उड़ीसा में एक पूरा का पूरा राज्य में विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, लोकसभा चुनाव में भी 21 में 20 सीटें जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब का जिक्र करने के अलावा क्लियर कट अपना विजन दिखाया, क्लियर कट अपनी बात की कि जो वो चुनाव के पहले कह रहे थे उसी तरह वो सरकार चलाएंगे। हालांकि रिजल्ट के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने लगी, तो रिजल्ट के 2-3 दिन बाद फिर संसद के सेंट्रल हॉल में फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे घटक दलों के सारे सांसद उपस्थित थे।
एनडीए के सारे नेता उपस्थित थे और वहां पर भी उन्होंने उसी तरह की बातें की। सेंट्रल हॉल से उन्होंने क्लियरली पिद्दी मीडिया और लुटियन मीडिया को ये मैसेज दे दिया और उन्होंने ये कहा कि 240 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी हारी हुई कही जा रही है और पूरा का पूरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से भी पीछे रह गया और उसको लोग जीता हुआ बता रहे हैं और बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी आपको तीसरी बार में भी 100 सीटें नहीं मिली हैं, आप 99 पर अटक गए हैं और 99 सीटें पाकर आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप जीत चुके हैं। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है और इस तरह का एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने अपने जो विचार थे और अपना जो एटीट्यूड था वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया। उन्होंने इस चीज़ को अंडरलाइन किया कि पिछले 3 चुनावों से देश की जनता आपको 100 सीटें देने लायक भी नहीं समझ रही है। आपको ध्यान ही होगा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी क्या कोई भी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर और मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर भी अपने आप को लोकसभा में सेट नहीं कर पा रही थी। इस बार मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस आ सकती है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अभी भी लगातार 3 चुनावों से 100 सीटों से भी कम रह गए हैं। ये उस पार्टी की दुर्गति है जिस पार्टी ने इस देश पे 75 सालों में कम से कम 60 साल राज्य किया है और जो पार्टी हमेशा से बहुमत में और जिसने सबसे ज़्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए हैं और जिस परिवार ने सबसे ज़्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए हैं और इस देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी भी उसी पार्टी को मिली है। 415 संसद सदस्य लोकसभा के थे कांग्रेस पार्टी के और वो आज 100 सीटों से भी कम पर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और अपने आप को विनर टाइप फील कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, उन्होंने क्लियर कट विपक्ष को अपना मैसेज तो दिया ही। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार बनाई, शपथ ग्रहण किया और 2019 में जो फॉर्मूला उन्होंने तय किया था कि बड़े सहयोगी दलों को एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, छोटे सहयोगी दलों को एक कैबिनेट या एक राज्य मंत्री और एकदम छोटे सहयोगी दलों को एक राज्य मंत्री देने का जो सिस्टम उन्होंने पिछली बार बनाया था, उसी सिस्टम पे इस बार भी उन्होंने सरकार बनाई और सरकार ने शपथ भी ली और सारे मंत्रियों ने, सारे गठबंधन के सारे दलों के मंत्रियों ने शपथ ली। जो सबसे छोटी पार्टी एक सांसद वाली अपना दल थी, उसकी आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उसी तरह एनसीपी के एक सदस्य थे और उसके आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी को राज्य मंत्री के रूप में दिलवाया जा रहा था शपथ, लेकिन आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि चूंकि मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं इसलिए मैं राज्य मंत्री में नहीं जाऊंगा और वो बिल्कुल अपने बात पर जायज़ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के एटीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आया। जो बड़ा सहयोगी दल है तेलुगु देशम पार्टी, उसको भी एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री मिला और उसी तरह जदयू जो है उसको भी एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री मिला। तो प्रधानमंत्री का एटीट्यूड सरकार बनाते समय भी वही पुराने मोदी 2014 और 2019 वाले दिखे जो अभी दिख रहे थे या जिसकी अपेक्षा हम लोग कर रहे थे। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। फिर विपक्ष किस बात पे खुश है? किसी तरह के पद या किसी तरह के मंत्रिमंडल को लेकर, किसी तरह के मंत्री स्पेसिफिक विभाग को लेकर, किसी तरह का पूरे अलायंस में या किसी एक पार्टी अलायंस पार्टनर के द्वारा किसी तरह की कोई बात नहीं की गई। मीडिया लगातार ये चलाता रहा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना भी मीडिया का पार्ट है और कंफ्यूजन फैलाना भी मीडिया का पार्ट है और किसी तरह की कोई भी आहट मीडिया न्यूज़ बनाकर चलाना चाहता है, चलाना पड़ता है उसको, तो वो चलाता रहा। लेकिन किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। जदयू से भी एक कैबिनेट मंत्री बने, उनको भी एक विभाग दिया गया और विपक्ष जो लगातार और मीडिया का लुटियन मीडिया, पिदी मीडिया जो लगातार कहने की कोशिश कर रहा था कि सारे विभाग भारतीय जनता पार्टी ने ही रख लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को दिखाया और अपने सहयोगी दलों को भी सरकार में सम्मिलित किया और उन्हें कैबिनेट मंत्री दिया, चाहे वो जदयू के कोटे के कैबिनेट मंत्री हों या टीडीपी के कोटे के कैबिनेट मंत्री हो, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा का पूरा एटीट्यूड है वो क्लियर कट सामने आ गया। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का फॉर्मूला ही 2019 में भी तय किया गया था, जिसके ऊपर जेडीयू को उस समय कुछ ग्रीवांसेस थे और वो सम्मिलित नहीं हुए थे। हालांकि बाद में जदयू से कैबिनेट मंत्री बनाया गया था आदरणीय आरसीपी सिंह जी को, जिनको स्टील मंत्रालय दिया गया था और वो उस समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। बाद में वो जदयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन यही प्रपोजल 2019 में भी था। तो मोदी कमजोर हुए हैं या मोदी का एटीट्यूड बदला है या गठबंधन की मजबूरी है, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने मिनिस्टर रखे गए। कुछ जो यंग लैड्स थे भारतीय जनता पार्टी के पुराने मिनिस्टर्स में, जैसे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उनको कैबिनेट से जरूर हटाया गया, लेकिन उनके जगह पर
दूसरे अपने सहयोगी दलों को एडजस्ट किया गया। सहयोगी दलों के कुछ विभाग भी बदले गए, अपने मंत्रियों के भी कुछ विभाग बदले गए, लेकिन जिनको बड़े मंत्रालय कहा जा रहा था वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरह अपने पास रखे और वो सारे के सारे विभाग अपने उन्हीं मंत्रियों के पास रखे। तो किसी तरह का कोई चेंज, कोई दबाव तो आदरणीय प्रधानमंत्री पर दिखा नहीं। अब इसके बाद विपक्षी दल जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में आ गए और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाया, एनडीए को सत्ता में आने से नहीं रोक पाए, तो फिर वो नए नए तरह के नाटक कि इनको ये विभाग नहीं मिला, टीडीपी को ये विभाग नहीं मिला, जेडीयू को ये विभाग नहीं मिला, इस तरह की कहानियां बनाने लगे। उसके बाद वो स्पीकर के प्रोटेम स्पीकर को लेकर कहानियां बनाने लगे कि स्पीकर किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी का नहीं होना चाहिए, लेकिन सहयोगी दलों ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो सहयोगी दलों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या ताकत है और सहयोगी दल भी जानते हैं कि उनको क्या मिल सकता है और वो बिल्कुल उसमें अपना खुश हैं और उसके ऊपर अपना काम कर ही रहे हैं। स्पीकर के ऊपर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं होना चाहिए, टीडीपी को स्पीकर देना चाहिए, तो जेडीयू को देना चाहिए, तो इनको मांग करनी चाहिए, और कुछ नहीं ऐसा हुआ। प्रोटेम स्पीकर पे भी फिर बात आई कि कांग्रेस के डी सुरेश जो सबसे लंबे समय से सांसद हैं उनको प्रोटेम स्पीकर चुना जाना चाहिए, लेकिन उनके जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे लंबे समय से सांसद हैं आदरणीय भर्तृहरि महताब, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया सरकार ने। तो सरकार ने अपना एटीट्यूड क्लियर कर दिया कि वो विपक्ष के किसी दबाव में या किसी तरह का कोई दबाव में है ही नहीं और प्रधानमंत्री मोदी उसी तरह फंक्शन कर रहे हैं जिस तरह पहले कर रहे थे। आज लोकसभा में भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा के बाहर, संसद के बाहर पहले विपक्ष को गाइडेंस दी, विपक्ष को ये कहा कि नाटक कम होना चाहिए, ड्रामा कम होना चाहिए और उसको कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि एक जिस तरह से पिछले 10 सालों से वो एक हैवोक क्रिएट करने की और झूठ मूठ के इशू और झूठ मूठ के नाटक संसद में क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो करनी चाहिए। और उन्होंने लोकतंत्र संविधान के नाम पर उनको याद भी दिलाया कि आज 24 जून है और 25 जून को वो दिन था जब देश में इमरजेंसी लगाई थी और इसी कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, इसलिए इसको तो हक ही नहीं बनता है कि ये संविधान के नाम पर ड्रामा करे, नाटक करे। संसद बहस के लिए है, संसद देश के लिए नीतियां बनाने के लिए है, संसद ड्रामा करने के लिए नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने अपना एटीट्यूड तो बिल्कुल और अपने विचार और अपनी सोच बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अब ये तो विपक्ष के ऊपर है वो इसको समझे या नहीं समझे, पीडी मीडिया के ऊपर है, लोटियन मीडिया के ऊपर है वो इसको समझे या नहीं समझे, या खान मार्केट गैंग अपना ही कहानी चलाता रहे। सारे के सारे विपक्ष और सारे के सारे पीडी मीडिया, सारे के सारे खान मार्केट गैंग का सिर्फ ये है कि इस तरह किया उन्होंने, ऐसा किया, ये कहा और संसद में विपक्ष ने इस तरह कहा, ये बातें कही, इस तरह का बिहेव किया और संविधान की बात की। विपक्ष संसद में आया ही तो पहले संविधान की प्रति लेकर आया, वो एक छोटी कॉपी जो आदरणीय राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिखाते रहे, वही कॉपी लेके आया। और इससे क्या साबित करना चाह रहा है विपक्ष और क्या साबित करना चाह रहा है ये खान मार्केट गैंग, पीडी मीडिया, ये लुटियन मीडिया, ये तो भगवान जाने, लेकिन इसी तरह की कहानियां दिन भर चलती रही। फैक्ट यही है कि ऑपोजिशन पूरी की पूरी ताकत लगाकर, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के लिए 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है और 2018 का मध्य प्रदेश का चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी सी संख्या से रह गई थी और बाद में वापस आई और उसके बाद 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 से ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसको दोहराया और उसी तरह 2022 के चुनाव में अपोजिशन ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना सारा शक्ति लगाकर भी वो कुछ नहीं कर पाई और सरकार को वापस रिपीट करने से नहीं रोक पाई, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को। और उसी तरह इस बार भी 2024 के चुनाव में अपोजिशन ने अपना सारा बल लगा लिया और जो बेस्ट वो कर सकते थे वो करके देख लिया, लेकिन वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में ही है और वो तरह तरह के एटीट्यूड, तरह तरह के ड्रामे, तरह तरह के नाटक ही कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो ना मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए, ना एनडीए की सरकार बनने से रोक पाए, ना भारतीय जनता पार्टी को उसमें मजबूत रहने से रोक पाए। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर आप हालत देखें तो इंडिया अलायंस ने अपना एक पार्टनर, चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी जो बड़ी पार्टनर बन रही थी, बहुत तरह के उनसे एक्सपेक्टेशन थे और यही लुटियन मीडिया, यही खान मार्केट गैंग और ये जो पिदी मीडिया है जो टीआरपी के भूख में परेशान रहती है, वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी फोर्स बता रही थी और वो कहीं नहीं रहे। दिल्ली में तो सीधा सीधा टक्कर था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे थे और साथ की साथ सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई।
तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, जो दिखाने के लिए था, दिल्ली में था, पंजाब में नहीं था, वो गठबंधन एक दरार पहले से ही थी, वो पूरी की पूरी टूट गई। आदरणीय ममता बनर्जी ने पहले ही कहा है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस में है, बाहर से समर्थन है, और इस तरह की बातें, जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का रिलेशन है वो भी जग जाहिर है, और उसमें भी जो चीज़ें हो रही हैं वो भी देखने को आपको मिल रही हैं। अभी तक इंडिया अलायंस अपना कोई नेता नहीं चुन पाया है, कोई चेहरा नहीं चुन पाया है। आदरणीय ममता बनर्जी पहले भी आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं, और अभी भी वो उतनी एक्टिवली इंडिया अलायंस में दिख नहीं रही है, उनकी पार्टी नहीं दिख रही है, और वो उतना सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल तो ऑलरेडी उससे निकल ही चुके हैं, और उनका कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन जैसी बात नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वो बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी बात कर रही है, और कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के जल संकट को लेकर, और आदरणीय अरविंद केजरीवाल निपट अकेले हो गए हैं। तो इस तरह इंडी गठबंधन की अपनी गिरह, अपनी गांठ खुलती चली जा रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को क्या कमजोर करेंगे, अपोजिशन क्या बहुत स्ट्रांग हो गया है, ये समझ में नहीं आता। आदरणीय प्रधानमंत्री तो उसी तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह बिहेव कर रहे हैं, उसी तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं जिस तरह उनके पिछले 2 टर्म में था। तो यहाँ बात दरअसल ये है कि ये चैलेंज और 2024 का जो रिजल्ट है, ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, उससे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए है, उससे बड़ा चैलेंज आदरणीय राहुल गांधी के लिए है कि क्या वो लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे, क्या वो इस तरह की जिम्मेदारी लेंगे। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी ने अभी तक कौन सी जिम्मेदारी ली है एक कांग्रेस अध्यक्ष के पद को छोड़कर, जिसको चुनाव में हार के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, ये तो पता नहीं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज तक कोई इस तरह की जिम्मेदारी ली नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह चैलेंज आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए है कि क्या वो विपक्ष के नेता की सीट और विपक्ष के नेता के रूप में आदरणीय राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी तरह का कोई डेंट आदरणीय प्रधानमंत्री के ब्रांड वैल्यू में नहीं लगा है, कोई चेंज आदरणीय प्रधानमंत्री के एटीट्यूड में नहीं आया है। उन्होंने अपने विदेशी मामलों के रिलेशन में भी उसी तरह का अपना एटीट्यूड जारी रखा है, और भारत का विदेश मंत्रालय उसी तरह के एटीट्यूड पर काम कर रहा है जिस तरह वो पिछले 2 टर्म में कर रहा था। और पिछले टर्म में तो उसने शानदार रूप से विदेश मामलों को हैंडल किया, और भारत के विदेश नीति का डंका तो पूरे दुनिया में बज रहा था। और भारत ने उसी तरह के टिट फॉर टैट फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे वो कनाडा हो जहां पर एक खालिस्तानी आतंकवादी के लिए संसद में मौन रखा गया, और उसके विरोध में भारत ने भी कनिष्क विमान हादसे में जो लोग मारे गए थे, जिसको खालिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ाया था, उसके लिए वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया। ताइवान और तिब्बत के मुद्दे पर चीन को भी सीधे सीधे जवाब दे दिया है, चाहे वो धर्मशाला में आदरणीय दलाई लामा से अमेरिका के टीम के मिलने की बात हो, या भारत का आदरणीय दलाई लामा के प्रति जो सपोर्ट है, या ताइवान के प्रति जो भारत का विचार है, उसने चाइना को डायरेक्ट चैलेंज किया है। और इसके साथ साथ ग्रेट निकोबार में जो भारत एक नेवल बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नेवल सिक्योरिटी के लिए जो काम करने जा रहा है, वो भी चाइना को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और इसी की वजह से उसके ऊपर बहुत तरह की बातें भी हो रही है। यहाँ तक कि भारत की मुख्य विपक्षी दल ने भी उसके ऊपर सवाल उठाया है, हालांकि वो इसको इकोलॉजी और वहाँ के ट्राइब्स से जोड़कर कह रहे हैं, लेकिन ये वही विपक्ष है जो चीन के साथ 2008 में एक वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करता है, जिसका डिक्लेरेशन आज तक पता नहीं है देश को कि उसमें किन किन बातों पर समझौता हुआ था। और उसी तरह चाइना को लेकर भारत जब कोई अप्रोच अपना रहा है, कोई अटैकिंग वे में अपने डिफेंस के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, तो उसको लेकर चाइना भी परेशान है और भारत का मुख्य विपक्षी दल भी परेशान है। तो ये निश्चित तौर पर देखा जाना चाहिए कि क्या ये 2008 में जो कांग्रेस पार्टी और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में MOU साइन हुआ था उसकी वजह से है, या सही में वो इकोलॉजी को लेकर परेशान है, ये देखा जाना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया है, अपना बिहेव में कोई चेंज नहीं किया है। ये सरकार उसी तरह चल रही है जैसे पिछले 2 टर्म में सरकार चल रही थी, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं से कमजोर न दिख रही है, न भारतीय जनता पार्टी का अलायंस कहीं से कमजोर दिख रहा है। और विपक्ष सिर्फ छोटे मोटे टैक्टिक्स अपना सकता है, पिदी मीडिया और खान मार्केट गैंग के बेसिस पर वो नए नए झूठ और नए नए विवाद क्रिएट कर सकता है, अपने आप को बहुत जीता हुआ, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा सकता है। लेकिन सच यही है कि देश
आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री को ही अपना प्रधानमंत्री चुन रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री ही इस देश को चला रहे हैं और उनकी पार्टी ही इस देश के नीति निर्धारण में अपना डिसीजन ले रही है। धन्यवाद।